प्रताप सिंह और एफएम न्यूज के लाइव शो माई कान में आपका स्वागत है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और सबसे बड़ी राजनीति भी उत्तर प्रदेश में है। उस उत्तर प्रदेश में मसले तो बहुत से हैं, लेकिन एक बड़ा मसला यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कुछ दिनों पूर्व सिंगापुर और जापान जाकर लौटे हैं और ऐसा कहा जा रहा है सरकार द्वारा कि योगी आदित्यनाथ ने इतिहास बना दिया है। विकास का संदेश योगी लाए निवेश, और सवाल है कितना बदलेगा, कितना विकसित होगा उत्तर प्रदेश। इन्हीं बातों को जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जानने वाले, उनके दल के लोग, विशेषज्ञ, पत्रकार और उनके विरोधी दलों के लोगों को हमने इकट्ठा किया है। हम सवाल करेंगे और सीधा जवाब लेंगे माई कान पर कि उन्हें क्या लगता है योगी आदित्यनाथ का जापान और सिंगापुर का दौरा उत्तर प्रदेश को कितना आगे ले जाएगा। और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश जो कि अपने आप को देश का ग्रोथ इंजन कहता है, वो कितना योगदान दे पाएगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमारे स्थानीय संपादक और वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर सिंह जी से। सुरेश बहादुर सिंह जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अकेले आप ऐसे पत्रकार हैं जिनसे अकेले बातचीत उनकी होती है। आप उन्हें एक योगी के रूप में भी जानते हैं और एक मुख्यमंत्री के रूप में भी। आप उन्हें मठ के मठाधीश के भी रूप में जानते हैं और पीठ के पीठाधीश्वर के रूप में जानते तो हैं। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि सीएम योगी का जापान और सिंगापुर दौरा उत्तर प्रदेश के लिए और केंद्र की राजनीति के लिए या देश की राजनीति के लिए कितना अहम है सर? देखिए, मुख्यमंत्री का जो जापान और सिंगापुर का दौरा था, निश्चित रूप से ये सराहनीय कदम था और ये जितने निवेश साइन किए गए, एमओयूज जो साइन किए गए हैं, ये एक शुभ संकेत है। लेकिन अब इन जो एमओयू साइन किए गए हैं, उनको ज़मीन पर लाने के लिए, उनको आकार देने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। तो निश्चित रूप से एमओयू जो स्वागत हुए हैं, साइन हुए हैं, वो उनका स्वागत योग्य कदम है। और मुख्यमंत्री का पहला विदेश दौरा बड़ा ही सराहनीय, बड़ा ही प्रशंसनीय और प्रदेश के विकास के लिए बहुत ही उच्चस्तरीय दौरा कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, एमओयू साइन हुए हैं, इतने ज़्यादा एमओयू कभी नहीं साइन हुए थे। और निश्चित रूप से जो एमओयू साइन हुए हैं उनको देख करके कहा जाता है कि निश्चित रूप उत्तर प्रदेश एक बार फिर विकास की गति उत्तर प्रदेश में तेज होगी। सर, एक सवाल मैंने पहले ही किया था, उसे फिर मैं दोहरा देता हूँ। योगी आदित्यनाथ को योगी के रूप में भी आप जानते हैं, जैसा मैंने सर आपको पढ़ा है, आपको सुना है, और आप उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में भी जानते हैं। सवाल यह है कि ये दौरा प्रदेश के विकास के रूप में जो योगदान करेगा वो एक अलग बात है, लेकिन क्या देश की राजनीति में भी इस दौरे की कुछ अहमियत है? देखिए, योगी जी, जहाँ तक मठ का सवाल है, मठाधीश के बारे में या सत्ता गोरक्ष पीठ के अध्यक्ष के रूप में, स्वामी के रूप में भी एकदम उनका कार्यकाल बड़ा ही सराहनीय रहा, प्रशंसनीय रहा। जहाँ जिस रूप में भी योगी जी ने काम किया, मैं कहता हूँ चाहे मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे सांसद रहे हों, मैं तो कहूँगा एक सांसद के रूप में, विपक्ष के सांसद के रूप में योगी जी ने गोरखपुर में जो इंसेफ्लाइटिस का दौर था जो खत्म किया, वो सराहनीय था। कभी हो ही नहीं सकता था, लोग कभी सोच ही नहीं सकते थे गोरखपुर से ये बीमारी, पूर्वांचल के उत्तर प्रदेश की कोई बीमारी खत्म होगी। लेकिन योगी जी का सिंगल हैंडेडली प्रयास था, जबकि वो सत्ता में नहीं थे। उसके बावजूद जब भी आप देखिए, चाहे बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जब देखिए उनका दौरा बीआरडी मेडिकल कॉलेज भी लगा रहता था, उन क्षेत्रों में रहता था जहां इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित बच्चे रहते थे, हाँ, जफनाई, और उसको उन्होंने निर्मूल किया और निर्मूल करके दूर दिखाया। तो मैं कहूँ शानदार आप जानिए सांसद के रूप में, पीठाधीश के रूप में, और उसके बाद फिर से मुख्यमंत्री के रूप में निश्चित रूप से उनका दूसरा कार्यकाल है। और सबसे प्रदेश के सबसे ज़्यादा समय तक कार्यकाल के रहने वाले वो पहले मुख्यमंत्री हुए हैं। निश्चित रूप से उनका कार्यकाल आप देख रहे हैं, प्रशंसात्मक तौर पर मत कहिए, लेकिन इतना जरूर मानिए उनके आने से एक संगठित गिरोहों का सफाया हुआ है, इसको स्वीकार करिए। मैं छिटपुट अपराधों की बात नहीं करता, स्पॉन्टेनियस क्राइम की बात नहीं करता, लेकिन जहाँ तक संगठित अपराध है, वो संगठित अपराध कम हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये योगी जी की एक सफलता है। और वहीं देखिए, जहाँ तक पूर्वांचल की बात करिए, जहाँ प्रदेश में देखिए विकास के लिए लोग निवेश नहीं करने आते थे, डर के मारे वहाँ से भाग जाते थे। इतने अपराधी पैदा हो गए थे, सभी माफिया इतने हो गए थे, वो जितने भी व्यापारी आते, जितने निवेशकर्ता आते, सब वहाँ से भाग जाते थे, वो कभी आते ही नहीं थे। अब आप देखिए, निवेशकर्ता भी आ रहे हैं। और जो निवेश के लिए सबसे जो आवश्यकता होती, जो सबसे बड़ी बात है, वो लिंकेज थी। इतने रोड्स बन गए हैं, लिंक मार्ग बन गए हैं, जिससे आपका सामान तुरंत लखनऊ से होकर के दिल्ली, विदेशों तक पहुँचाया जा सकता है। उससे भी एक देखिए, एक प्रतिबद्धता बढ़ी है, लोग निवेशक आए हैं और आयात निर्यात के भी साधन बढ़े हैं। तो ये एक उपलब्धि है। आप जेवर देख लीजिए, आप वो हवाई अड्डे देख लीजिए कितने बने हैं, और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बने। तो निश्चित रूप से ये सब विकास की चीजें बदली हैं। भाई साहब, सवाल का मेरे आखिरी हिस्सा है, इस पे आप जरूर बोल देंगे ताकि मैं अन्य लोगों के पास जा पाऊं।
क्या इस दौरे की कुछ राष्ट्रीय राजनीति में भी अहमियत है भाई साहब? देखिए, जब योगी हैं तो राष्ट्रीय राजनीति है। अब योगी प्रदेश की में इसमें कोई दो राय नहीं कि योगी जी इस समय उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि देश के, भारत के सबसे बड़े हिंदू नेता हैं। इसको किसी को स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। अब जब देश के प्रथम हिंदू नेता हो, ये हिंदुत्व के नेता हो ही गए हैं, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बड़ा जवाब दिया सुरेश बहादुर सिंह ने, खुल के हर बात कही, और यही तो विशेषज्ञ और पत्रकार की खूबी है कि वो छिपाते नहीं। अब हम चलते हैं सहयोगी दल के पास, और भैया सहयोगी दल कब असहयोगी दल हो जाए इसका भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में नमूना खूब देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल सहयोगी दल है राष्ट्रीय राजद, आप कह सकते हैं कि लोकदल राष्ट्रीय लोकदल, सॉरी मैं क्षमा चाहता हूं, राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसी पार्टी जिसने प्रधानमंत्री भी दिया देश को, उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री भी दिया, केंद्र को मंत्री भी दिया, और अभी भी उसकी मुखिया केंद्र में मंत्री हैं, और मंत्री भी ऐसे विभाग के हैं, कौशल विकास जैसे विभाग के, जो बहुत फर्क डालता है उत्तर प्रदेश पर। रोहित जी सहयोगी के रूप में हैं, असहयोगी भी कभी भी सहयोगी बन जाते हैं, लेकिन फिलहाल तो आप सहयोगी हैं। सहयोगी के रूप में आपको योगी आदित्यनाथ का दौरा कितना अहम और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कितना महत्वपूर्ण नजर आता है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का जापान का दौरा, उसने विपक्षियों के कहीं ना कहीं मुंह बंद करने का काम किया है। जिस तरीके से वो कहते थे कि एक महंत मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, तो एक महंत इन्वेस्टमेंट भी ला सकता है अपने प्रदेश के लिए। ज़रूरत पड़ने पे एक महंत तकनीकी चीज़ों को भी समझ सकता है। जब उन्होंने अहमदाबाद और मुंबई के बीच में जो हाई स्पीड रेल बननी है, जापान के साथ जो समझौता हुआ है, जब उसी तकनीकों को समझा, उन्होंने स्किल इंडिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या बेहतर योजनाएं दी जा सकती हैं हमारे युवाओं को, क्या सिखाया जा सकता है ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को में उनकी क्या ज़रूरत है उसको भी समझा वहाँ पे। और उन्होंने आमंत्रित किया वहाँ के उद्योगपतियों को कि उत्तर प्रदेश में आइए, इन्वेस्टर समिट में आइए, आपको उत्तर प्रदेश में भय मुक्त माहौल मिलेगा। ये वो उत्तर प्रदेश नहीं है जब उगाही के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया करते थे। ये वह उत्तर प्रदेश नहीं है जब अपहरण के नाम पे उत्तर प्रदेश को जाना जाता था। आज जो उत्तर प्रदेश है वो कहीं ना कहीं स्वर्णिम प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आज उत्तर प्रदेश देश के दूसरा सबसे विकसित होने वाला प्रदेश हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश की जो गति है वो किसी भी प्रदेश से बेहतर स्थिति में है, और जो कानून व्यवस्था है वो भारत की सर्वोच्च कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर होने। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप। लेकिन विपक्ष कहता है एमओयू तो साइन होते हैं, जमीन पे कुछ नहीं उतरता है, तब आप उन्हें क्या जवाब देंगे? देखिए, 32 लाख करोड़ रुपए के पुराने एमओयू साइन हुए हैं, जिसमें से 10 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है। तो आंधर को अगर कुछ दिखता ही नहीं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? दिखता क्यों नहीं है सवाल ये? क्योंकि देख के भी नहीं देखना चाहते हैं। आपने देखा होगा अभी योगी जी जब गए थे तो कांग्रेस के एक बड़े नेता कटाक्ष कर रहे थे कि क्योटो भी देखा थे। उनको शायद जानकारी नहीं है कि वो क्योटो भी गए थे, और क्योटो में बौद्ध स्थलों का उन्होंने निरीक्षण भी किया था। तो इसलिए कम से कम उनको ये समझना पड़ेगा कि हम क्योटो भी जाते हैं और उत्तर प्रदेश को के अंदर ही हम क्योटो बनाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने जापान को वादा किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जापान की इंडस्ट्रीज के लिए एक अलग से इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे उत्तर प्रदेश की विकास की को गति देने का एक बड़ा निर्णय है। और जब योगी आदित्यनाथ जापान के अंदर भगवा वस्त्र पहन के वहां पे चलते हैं, तब ये भी दिखाता है कि आप अपनी संस्कृति को कैसे कैरी करते हैं विदेश की धरती पे भी। ठीक बात है रोहित जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा और आपके लिए मटेरियल लेके आऊंगा, लेकिन उससे पहले अब थोड़ा विपक्ष की बात कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी, अरशद रजा, क्या है भैया, विरोध के नाम पे विरोध है कि विरोध करना है? कुछ अच्छा हो तो उसकी तारीफ भी तो हो सकती है। लोकतंत्र में एक सबसे बड़ी खूबसूरती है कि सत्ता पक्ष अगर बेलगाम हो जाए और इवेंट बाजी में का शिकार हो जाए और पूरे उत्तर प्रदेश को अपराध में, बेरोजगारी के दलदल में, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था में ढकेल दे, तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि खड़ा होकर के सत्ता से सवाल पूछे। ये हमारे लोकतंत्र और संविधान की बड़ी ताकत है, लेकिन भाजपा को इस पर भरोसा है नहीं। 2023 में लेकर के चलता हूँ। अभी हमारे साथियों ने कहा कि 33.5 लाख करोड़ रुपए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, उसमें उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। वो तो उत्तर प्रदेश में ही हुआ था ना? उत्तर प्रदेश में हुआ था। अरे हम जापान और सिंगापुर में हैं, तुम उत्तर प्रदेश में लगे हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको डेटा दे रहा हूँ। मतलब आप जापान नहीं जाओ? डेटा दे रहा हूँ। मतलब सिंगापुर नहीं जाओ? प्रदेश में रहता हूँ, जापान क्या करने जाऊंगा?
अरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान गए, सिंगापुर गए, हम वहीं का सवाल कर रहे हैं। मुझे रोजगार उत्तर प्रदेश में चाहिए या जापान में चाहिए? रोजगार तो मुझे उत्तर प्रदेश में चाहिए ना। हम जैसे नौजवानों को रोजगार 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट धरातल पे उतर। और ये समझिए कि अन्याय कर रहे हैं आप भी। अगर आप मैं बीच में इनके नहीं बोला था तो हमारे बीच में भी मैं न्याय करने वाला कौन हूँ? मैंने सवाल ले लो आप। नहीं, बिल्कुल मैं बीच में बोला नहीं था। मैं सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं आपको कि धरातल की सच्चाई क्या है। उत्तर प्रदेश की एक सच्चाई है कि बिना पेपर लीक हुए कोई भी पेपर नौजवानों का नहीं होता है। सबसे बड़ी आबादी देश की उत्तर प्रदेश लेकिन वो में। पेपर पे आपने कहा तो जवाब ले लीजिए हमसे। हम जवाब केवल इतना देते हैं कि सवाल बन जाए। पेपर लीक करने वालों का काम भी तो खूब लग रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती आपको याद है? 69,000 शिक्षक भर्ती आपको याद है? क्या हुआ उसमें? नहीं, हम तो बड़ा उनका इंटरव्यू करते हैं, हमें खूब याद है। आपको याद है? पाल की भर्ती में क्या हुआ आपको पता है? एसआई की भर्ती में क्या हुआ आपको पता है? पुलिस की भर्ती में क्या हुआ आपको पता है? ये कौन सा इन्वेस्टर समिट है? इतना बड़ा इवेंट दिखाया जा रहा है। नौजवानों को के लिए इतना भी इंतजाम नहीं है कि वो किसी अगर अपने जिले से बाहरी जिले में जा रहा है एग्जाम देने के लिए तो सुव्यवस्थित तरीके से वो एग्जाम भी दे ले। पूछ लेते सत्ता पक्ष से तुम्हारे सवाल का जवाब। रेलवे स्टेशन पर सोने पर मजबूर किया जाता है। हाँ, रेलवे स्टेशन पर सुलाते हो। सत्ता पक्ष से जवाब लिया जाएगा, लेकिन जवाब से पहले थोड़ा सवाल और गाढ़ा कर लें। कांग्रेस के साथ विपक्ष में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी भी मौजूद है। आप क्या कहोगे? अरे धर्मेंद्र सिंह, थोड़ा तो खुश हो जाओ योगी जी के जापान जाने के बाद। नमस्कार अमरेन जी, बड़ा सुंदर पैनल है। और आपके सवालों के पहले मैं अपने बड़े भाई सुरेश बहादुर सिंह जी को सुन रहा था। मुझे लगा बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और सरकारों से सवाल पूछना आता है, कुछ योगी जी से जरूर पूछेंगे, लेकिन नहीं पूछे। पिछले कई ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी क्या तो आपकी पार्टी का काम करने लगे? नहीं, निष्पक्ष सवाल, कई ग्राउंड नहीं, सच्चाई ये बताना चाहिए था। अरे हमने कहा था हमारे सवाल को थोड़ा गाढ़ा कर देते, क्योंकि सत्ता के पास जाना है। नौजवानों की नौकरियों पर अगर ये कह देते कि युद्धग्रस्त इजराइल में लोगों को लेबर का काम करने के लिए आपकी सरकार प्रोत्साहित करती तो हम मान जाते आप सच के आसपास। इजराइल में बड़ा बवाल है, जापान और सिंगापुर में। इजराइल में आपके नौजवानों को मरने के लिए क्यों भेज रहे हैं? ये आपकी सरकार भेज रही है। ये आपके रोजगार का डाटा। मैं आता हूं उस पर। आप औद्योगिकरण की बात कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार मैं थोड़ा आपको बता दूं, 2.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिला है और 1.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो गए। विकास का संदेश, योगी लाया निवेश, विकसित होगा उत्तर प्रदेश। निवेश किसमें मानते हैं? आपकी जीडीपी में निवेश का क्या हिस्सा है? जीडीपी में जो हिस्सा आपकी सरकार आने के पहले 27-28% था, अब 24% हो गया। इसको आप औद्योगिक विकास कहते हैं? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये होता है कितने इंडस्ट्री का एमओयू हुआ, उससे नहीं आप बता सकते। एमओयू के बाद कितने ग्राउंड पर आई, कितने का लैंड एक्विजिशन हुआ, कितने का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, कितने का प्रोडक्शन शुरू हो गया और कितनी फैक्ट्रियों में उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिल गया। सवाल क्या क्या दे सके सरकार तो बताए। पूछ लेते सवाल। सत्ता पक्ष, संजय चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, सवाल आपके लिए ही है सारे। जितना भी हम लेके उधर से आए हैं, आदरणीय सुरेश बहादुर सिंह जी ने जरूर थोड़ा अपना फोकस उन कामों पर रखा जो हो रहे हैं। बाकी सबने सवाल दिए हैं। हर बार पेपर लीक होता है आपकी सरकार में। निवेश के प्रस्ताव तो आते हैं, निवेशवा आते नहीं, ये कह रहे हैं। अब की बार भी 1.5 लाख करोड़ के आप एमओयू कराए हो, 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव लाए हो। जमीन पे कितना लाओगे बता दो, और पेपर लीक क्यों होता है? और फिर पेपर लीक होता है तो लोग पकड़े क्यों जाते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि एक अवधि में कहावत है कि आंख के अंधे और नान नयन सुख। इसी लखनऊ के अंदर चले जाइए और मुझको लगता है कोई एयरपोर्ट गया होगा तो उसका नाम है अमौसी। अमौसी के बगल में डीआरडीओ की एक यूनिट लगी है जो ब्रह्मोस मिसाइल को बनाती है इस लखनऊ के अंदर। लखनऊ के बगल में रायबरेली है, यहां असॉल्ट राइफल बनना शुरू हो गई है। अगर यहां से थोड़ी दूर हरदोई चले जाइए तो बेबले स्कॉट रिवॉल्वर बन रही है। नोएडा में चली जाइए तो आज हालत यह है कि देश का सबसे ज्यादा मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग अगर कहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। उत्तर प्रदेश में मोर देन 56% मोबाइल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है भारत का। और बड़ी बात देखिए योगी जी ने आने के बाद क्या किया। उत्तर प्रदेश जो बीमारू स्टेट कहलाता था उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया, सड़कें ठीक की, उसका लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया, उसकी एयर कनेक्टिविटी ठीक की, और ऐसी जो निवेश की योजनाएं थी 18 से ज्यादा निवेश की योजनाओं को पूरी तरह से परिवर्तित किया। उससे क्या हुआ? देखिए, उत्तर प्रदेश में आज 8.5 साल की सरकार के बाद उत्तर प्रदेश का बजट साइज 9 साल के अंदर तिगुना हो गया है। 9 लाख करोड़ हो गए। 9,18,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है। और देखिए, उत्तर प्रदेश में कर्ज कई गुना बढ़ा, ये बता दें। 2000 बजट साइज बताया तो कर्ज भी बता दो। देखिए ऐसा है कि इन्हें
इन्हें बजट याद है, इनको रेवेन्यू नहीं याद है। मैं इनसे दावा करता हूं, उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू कितना है, जरा ये बता दें, रेवेन्यू बता दें कितना है। कंप्लीट कैसे करेंगे? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी आप बता दीजिए, आप आज की क्या है? आप दोनों की बात पर हम जनता से भी सवाल ले लेते हैं। जनता क्या कहती है बता दो। ध्यान से राय साहब, ध्यान से बताना राय साहब। ये बगल में ब्रह्मोस बन रही है, उसके आगे राइफल बन रही है, उसके आगे रिवॉल्वर बन रहा है, समझ जाओ। बिल्कुल एक प्रस्ताव और आया है। वैसे भारतीय जनता आप पार्टी जल्दी बता देंगे हमें। 3 प्रस्ताव है और 3 प्रस्ताव पर ये 2014 से काम कर रही है अब तक। एक तो मस्जिद के नीचे जो है मंदिर को ढूंढना, वहाँ शंकर भगवान की मूर्ति को ढूंढना। इसका दूसरा प्रोजेक्ट है मेघा प्रोजेक्ट, राम मंदिर का निर्माण। तीसरा प्रोजेक्ट है काशी मथुरा। ये तीसरा प्रोग्राम रह गया कि आपने प्रवक्ता जी ने भाजपा के हमको बड़ा अच्छा लगा, मैं इनको बधाई भी देता हूँ। इन्होंने कहा कि 4 गुना, 3 से 4 गुना बजट बढ़ गया उत्तर प्रदेश का। पर तो गया बिल्कुल। ये बजट कहाँ जा रहा है? इस बजट में उत्तर प्रदेश की सरकार आज 8 साल से सरकार चल रही है, कौन ऐसी परियोजना? सवाल पूछ लो। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि वो प्रोजेक्ट का नाम बताइए उत्तर प्रदेश के भौगोलिक परिदृश्य में कि जोगी सरकार ने उस कंपनी का निर्माण कर दिया हो, वो कल कारखाने का निर्माण किया हो, वो सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण किया हो, वो स्टील प्लांट का निर्माण किया हो, वो कार्बन फैक्ट्री का, रोजगार, वो एल्युमिनियम प्लांट का, इससे रोजगार मिले। सवाल आपका लेके जाएंगे। तुम्हारे पास कौन सवाल है? सवाल है या खाली बकटी बांधे हो? देखिए एक चीज हम आपको बता दें, जो राय साहब ने बताया मंदिर मस्जिद शिवलिंग, तो 1988 में राजीव गांधी जी ने ही अयोध्या का ताला खुलवाया था। एक तो इसको देख लीजिए, और दूसरी साहब भारतीय जनता पार्टी ने कहा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, हर हर मोदी घर घर मोदी, सबका हो भी रहा है। दूसरी मुसलमानों का क्या हो रहा है यही पूछ लो। हाँ, तो मुसलमानों का ये हो रहा है, मुसलमानों का 37,000 करोड़ बजट जो है दिया गया है। और दूसरी चीज हम आपको बता दें, यही देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा मुसलमानों से कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, दोनों तालीमें लेके चलो। और रही बात विकास की, एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान लोगे? अरे अब हम नहीं लेंगे, हमारे बच्चे तो लेंगे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अगर विदेश की पूछ रहे थे, एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान। एक शेर से आपके चल अपनी बात की शुरुआत करूंगा। सवाल पूछ लो। सवाल हमें मालूम है, चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ नहीं। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इसका इलाज मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं। इसमें सवाल क्या है? अब सवाल ये है कि जिस पे आज आप डिबेट कर रहे हैं, लाइव शो चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश के एक संत महंत मुख्यमंत्री गए थे विदेश, लाए निवेश। लेकिन ये आप मान लीजिए वो वाला ये निवेश लाए हैं कि जुबान से कह के आना कि हमने दिया 500 करोड़, हमने दिया 1000 करोड़, हमने दिया 2000 करोड़, हमने दिया 10,000 करोड़, हमने दिया 15,000। लेकिन जब यहाँ जमीन पे कुछ आए तब बात करना। पूछ क्या रहे? ये जब सैफई में जो हीरो हीरोइनी नाच रहे थे, यार अभी सैफई में हीरोइन नचा रही है। पूछो, कुछ पूछना हो तो। देखिए हमें कुछ नहीं पूछना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 2017 के बाद जो सरकार ने स्पीड पकड़ा है, ताबड़तोड़ चल रही है यात्रा। और 2027 की जो हैट्रिक लगने वाली है योगी आदित्यनाथ जी की, पचन जीत के साथ सरकार बनेगी। पूछोगे कुछ या गाथा गाओगे? हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं सारी पार्टियों के लोगों से, सरकार इतने सत्ता पक्ष से पूछ लो। सत्ता पक्ष भी उसमें, सारी पार्टियों से सत्ता पक्ष से एक सवाल मेरा सिर्फ इतना है कि जो पीछे बजट था उसको खर्च नहीं कर पाए, पैसा उपलब्ध नहीं करा पाए। ठीक है, सवाल तुम बोलो, टोपी लगा के क्या पूछोगे? हम तो सिर्फ यही बताएंगे, पूछेंगे नहीं। बताओ। हम इनके बजट में बता देते हैं कितने करोड़ इन्होंने हिंदू मुस्लिम कराने में लगाना है, कितने स्वर्ण समाज और दलित को लड़ाने में लगाना है, कितना पैसा इनको जो है राहुल गांधी की बुराई में लगाना है, कितना देश भर में नफरत फैलाने के लिए। ये है इनका बजट। एक मिनट, बजट दर्द है हमारा, दर्द है हमारा। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पे बात न करने वाली ये दरिंदों की सरकार मोदी योगी की। हो गया, सवाल आ गया, हम पूछ लेते हैं। सबसे पहले अब सत्ता पक्ष से ही बात होगी, क्योंकि सवाल आगे है, और फिर हम अंत में जाएंगे उनके पास जो पूरे मामले का विश्लेषण कर देंगे। सत्ता पक्ष सवाल 2 आए हैं हमारी समझ में। पूछा तो इन्होंने बहुत कुछ। एक तो भैया इनका कहना है कि आपकी सबसे बड़ी योजना है मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना,
सबसे बड़ी योजना राम मंदिर आपने बनाया, उसका आप गाथा गान करते हो। उसके बाद ये कह रहे हैं कि शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, अवस्थापना, इस पे क्या हुआ है, कितने रोजगार? देखिए, मुझे लगता है कि जिन्होंने सवाल किया है, मैं उनसे जवाब चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी में शिक्षा का बजट कितना प्रतिशत था ये बता दें। इस सरकार ने 12% बजट एजुकेशन पर दिया है, जो ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई इन हिस्ट्री ऑफ यूपी। तो जिन्हें यह ज्ञान नहीं, केवल बोलने के लिए बोल देना है, वही बताते हैं कि शिक्षा पर क्या हुआ। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो आज उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश 2014 में 2465 एमबीबीएस की सीट निकालता था। आज 14,000 से ज्यादा एमबीबीएस हर साल पास आउट करके निकल रहे हैं। यह बताता है कि स्वास्थ्य की इनकी दर्द क्या है? देखिए, इनका दर्द तो यही है कि अपनी आंखें बंद कर लेना और कहना कि सूरज नहीं निकला है। बहुत बढ़िया। अपनी आंखें बंद करके अगर कहोगे सूरज नहीं निकला तो कोई मान थोड़ी लेगा। धूप होगी, उजेला होगा, जबरदस्ती आंखें बंद करके कुछ भी कह दोगे। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी सुन रहा था, जथा नेता तथा कार्यकर्ता इतना साफ गोई से झूठ बोलते हैं। क्या सैमसंग की यूनिट जो मोबाइल की हुई तो उसके एक्सपेंशन के अलावा एक यूनिट लगा पाए क्या? क्या लखनऊ के अंदर जो सीजी सिटी बनी थी, जो सर्विस सेक्टर का एक नया हब डेवलप हुआ था, उसके अलावा एक सेक्टर बना पाए क्या? ये जो तमाम जिलों को पहचानते, क्या कानपुर आज से जाना जाता है? आरडीएस पूछ लीजिए, चमड़ा उद्योग के लिए। मेरठ किस लिए जाना जाता है? अलीगढ़ किस लिए जाना जाता है? मुरादाबाद किस लिए जाना जाता है? सुल्तानपुर बाद के लिए जाना जाता है? जौनपुर मृत्यु के लिए जाना जाता है? ये कहते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन एमएसएमई, ओडीओपी के तहत सब हो ही तो रहा है। उल्टा जो देखिए, कानून के राज की जगह हेमंत जी, सवाल पर आओ। देखो, ब्रह्मोस यहाँ बन रही है, थोड़ा आगे राइफल बन रही, थोड़ा आगे रिवाल्वर बन रहा है। अरे कम से कम ब्रह्मोस, मिसाइल, राइफल, रिवाल्वर पर तो आप मेरी बात सुनिए। इन्होंने कहा था कि डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे। एक जो सरकारी कंपनी है आर्मी की, ब्रह्मोस, उसका भी पूर्ण उत्पादन नहीं है, सिर्फ असेंबलिंग है। उसके अलावा एक कंपनी का आप नाम ले लीजिए जो उस कॉरिडोर में तैयार हुई हो। दूसरी जो रिवाल्वर की बात अमेठी में करते हैं, मैं यहाँ रहने वाला हूँ, वो पुरानी यूनिट को उसको उन्होंने प्रोडक्शन उसमें शुरू कराया, केवल संचालन। मैं कहते रहा हूँ, एक इंडस्ट्री का 10 इंडस्ट्री का नाम अगर बंद था प्रोडक्शन शुरू करा दिया तो 10 इंडस्ट्री का नाम इनसे पूछिए। मैं कह रहा हूँ पूरा जो 2.5 लाख 5 लाख करोड़ की बात छोड़िए, 50 लाख करोड़ का छोड़िए, केवल 10 इंडस्ट्री के नाम बताएं जिसका शुभारंभ योगी जी ने किया हो, शिलान्यास किया हो, जिसका उद्घाटन किया हो, और जिसमें उत्तर प्रदेश के नौजवान पूछ लेते। ये तो कह रहे हैं इनको कुछ लौक ही नहीं रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा। देखिए, इनको दिखेगा नहीं, मैं पहले ही कह चुका हूं। इनको उत्तर प्रदेश में बन चुकी 5 नई शुगर मिल नहीं दिखाई देंगी। इनको 6 जो शुगर मिल है जिनका एक्सपेंशन हुआ है वो इनको नहीं दिखाई देगा। इनको कल ही योगी जी ने उत्तर प्रदेश की 1,65,00,000 महिलाओं को होली के अवसर पर फ्री में सिलेंडर दिया, इनको नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने मान रखा है कि देखिए, जो व्यक्ति सो रहा हो उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो आदमी आंखें बंद करके लेट जाएगा उसको हिलाओगे तब भी उसकी आंख नहीं पूछ लेते हैं। एक और विपक्षी दल है, उससे भी पूछ लेते हैं। कांग्रेस बड़ी पुरानी पार्टी है। हम तो जब छोटे थे भाई साहब, पत्रकारिता जब हम लखनऊ में आए तो भाई साहब जो लिखते थे, छोटे छोटे वाक्य पढ़ के हम सीखते थे। कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी विलुप्त प्राय पार्टी हुई जा रही है। क्या कर रहे हो भैया? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय का जवाब देना चाहता हूँ। दे दो। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावा किताबी है। आदम गोंडवी का शेर सुना। अगर इतना ही खुशहाली है उत्तर प्रदेश में, तो गांव-गांव में हम महिलाएं समूह के आतंक में क्यों दब गई हैं? क्यों अपने घर को छोड़ने को मजबूर हो गई हैं? इसका जवाब इनके पास है? हम पूछेंगे, है। हम नहीं देंगे तो सवाल। सुनिए, तो आपसे ज्यादा तेज चिल्लाना जानता हूँ। उत्तर प्रदेश का नौजवान आज डिप्रेशन का शिकार है, डिग्रियां लेकर के सड़कों पर घूम रहा है, और इनके सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं, अगर तुम्हें रोजगार नहीं मिलता तो पकौड़ी का ठेला लगाओ या चाय बेचो। आप जैसे आदमी हाथ बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों की इतनी अगर खुशहाली है, तो आपके सबसे बड़े नेता तो चाय बेचने और पकौड़ी तलने को रोजगार पूछ लेते। सवाल और सुन लीजिए, बढ़िया सवाल है। इन्होंने कहा कि शिक्षा पर इनकी सरकार सबसे ज्यादा बजट खर्च कर रही है। तो ये भी बता के जाइए भाई कि प्राइमरी अब तक शिक्षा का सबसे बड़ा बजट है, आपको दिखता नहीं है। प्राइमरी स्कूल उत्तर प्रदेश का क्यों बंद हो रहा है? जो चलती हुई प्राइमरी विद्यालय को कांग्रेस ने और मुख्य विपक्षी दलों ने या सत्ता में उस वक्त के लोगों ने जो चलाया था, उसको आपके सरकार में क्यों बंद होते हैं हम देखते हैं। सवाल हो गए। इन्होंने भी कहा कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था नहीं भैया। आज उत्तर प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, जिला अस्पतालों में और मेडिकल कॉलेजों में चूहा घूम रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं। पहले भी हमने देखा है, 4 बाग में चूहे मारने के ठेके होते थे। ज्यादा तो हम नहीं जानते, लेकिन ठेके तो होते थे। सत्ता पक्ष तो तुम भी हो गुरु, अब तुम ही बता दो। इनके 2 सवाल है और वो जनता के भी सवाल है। पहला सवाल ये है इनका, सुनिए आप। देखिए,
देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके भाई की हत्या का न्याय योगी आदित्यनाथ ने दिलवाया, और समाजवादी पार्टी के जो विधायक है पूजा पाल, उनकी अब देखो आप कह दो अब आवाज नहीं निकल रही है। और जो समाजवादी पार्टी की विधायक है पूजा पाल, उनके पति की हत्या का न्याय वो भी योगी आदित्यनाथ ने दिलवाया, तब उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी पूजा पाल जी ने। अब उसके बावजूद ये पूछ रहे हैं विकास कहाँ है। अरे भाई, अपराधी चले गए उत्तर प्रदेश छोड़ के, तो इनको विकास कैसे दिखाई पड़ेगा? कह रहे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं पकौड़े तलो चाय बेचो। स्वरोजगार का अपमान करना वो तो इनका धर्म है ना। अभी ये राजा महाराजा लोग हैं, ये सब कांग्रेस वो पार्टी है जो अभी तक सोच ही नहीं पा रही है कि ये लोकतंत्र के अंदर उनको राज करना है। वो राजा लोग हैं, राजाओं को समझ में ही नहीं आ रहा है कि लोकतंत्र की सरकार आ चुकी है और जनता का सेवक बैठा हुआ है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो। तो इसलिए इनको लगता है कि छोटे रोजगार, आप देखिए हम कहाँ पे हैं, शर्मा चाय पे हैं, और ये समोसे का रोजगार करने वाला चाय पकौड़ी MSME है सर। नहीं, ये समोसे का व्यापार करने वाला व्यक्ति पूरे देश में फेमस है। अगर लखनऊ में कोई आता है तो वो शर्मा की चाय पीने आता है, शर्मा के समोसे खाने आता है, और ये कह रहे हैं ये रोजगार सस्ता है, ये रोजगार छोटा है, इसको स्वरोजगार कहा जाता है। इनको कम से कम ये समझना चाहिए कि स्वरोजगार को भी रोजगार कहा जाता है। और स्किल इंडिया के माध्यम से माननीय जयंत चौधरी जी युवाओं को हुनरवान कर रहे हैं, उनको स्किल का सर्टिफिकेट मिल रहा है, उनको बैंक का लोन मिल रहा है, वो अपने आप को MSME से जोड़ रहे हैं, और वो रोजगार मांगते नहीं, रोजगार देने का काम कर रहे हैं। मामला बहुत कर्रे दौर पे आ गया है और मुझे निश्चित रूप से विशेषज्ञ के शरण में जाना ही पड़ेगा। MSME, ODOP हम सब सुनते हैं भाई साहब, जैसा कि रोहित चौधरी ने लास्ट में बताया, इन्होंने कहा देखो बात तो सही है कि शर्मा चाय के बगल में है, हम यहाँ लोग शर्मा चाय पीने आते हैं, और शर्मा जी की चाय तो शर्मा जी की चाय है। मुझे लगता है MSME में बड़ी इंडस्ट्री में आनी चाहिए, और उनका गोल वाला पकौड़ा और समोसा भी खूब बिकता है। तो इनका कहना है कि भाई ये भी तो रोजगार है, चाय या पकौड़ा या समोसा ये भी रोजगार है, और ये उसकी बात मखौल उड़ाने के अंदाज में करते हैं। खैर भाई साहब, जितनी बातें आपने सुनी उन सब के बाद आपके दिमाग में कंक्लूजन क्या आया? विपक्ष के आरोप और सत्ता पक्ष की सफाई। देखिए, आज देश की सबसे बड़ी विडंबना है, दो पक्ष आज हैं। एक पक्ष ऐसा है जो ये कहता है कि मोदी और योगी ने कुछ गलत किया ही नहीं, अब दूसरा पक्ष ऐसा है जो कहता है कि मोदी और योगी ने कुछ सही किया ही नहीं। मैं इन दोनों विचारधाराओं से असहमत हूँ। सरकार सिर्फ निंदा के लिए नहीं होती, सरकार अगर गलत काम करती है तो उसको निश्चित रूप से उसकी आलोचना होनी चाहिए। अगर सरकार कोई सही काम करती है तो उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए। लेकिन हमारा एक दायित्व बनता है, अगर हम विपक्ष हैं तो हम सिर्फ आलोचना करें, हम सत्ता पक्ष हैं तो अपनी कमियां देखेंगे नहीं। और ये ऐसा घुस गई है, ऐसा घर कर गई हर चीज में, तब इससे हम अलग हो ही नहीं पा रहे हैं। अभी मैं थोड़ी देर बाद बोलूंगा, हमारे सहयोगी करें आप तो सत्ता पक्ष के समर्थक हो। अभी एक टीवी चैनल पर बैठा तो उसने कह दिया कि आप तो विपक्ष के समर्थक, तो बड़ी अजीब सी बात है। और अगर कुछ बोलूंगा, कहूंगा योगी जी बहुत अच्छे प्रशासक हैं, योगी अच्छे कर्तव्यनिष्ठ हैं, और योगी जी ईमानदार हैं, योगी जी अपनी स्वच्छ छवि विश्वास करते हैं, योगी जी अपने अजीब गरीब के लोगों को, भ्रष्ट लोगों को भी धक्का मार के निकाल देते हैं। योगी जी के प्रवक्ता कह देंगे योगी ये ठाकुर है इसलिए कह रहे हैं। आज देश की बड़ी अजीब सी मसला यहाँ तक बहुत जल्दी आ जाता है कि ठाकुर है इसलिए, बहुत जल्दी आ जाता है। इसलिए सभी को, मैं सत्ता पक्ष से कहूंगा, विपक्ष को भी कहूंगा कि एक जरा अपने आप में विचार करने की आवश्यकता है। आवश्यकता तो है, जरूरत है कि जनता की आवाज को उठावे, सत्ता तक पहुंचाए, और सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी विपक्ष ये दाव की बात करे और खो की बात करे। रही बात यह है तब चुनावी वर्ष है तो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष पर आरोप लगेगा, सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां बताएगा, विपक्ष उनकी असफलताएं गिनाएगा, और इन्हीं दोनों को मैदान में दोनों चुनाव में जाएंगे। ये होता रहा, ये होते रहे, यही रहेगा। ठीक है। सवाल कभी भी आप बजट देख लीजिए, आप बजट जैसे आता है तो आज के पहले जब कांग्रेस या समाजवादी पार्टी सरकार में थी तो बजट पे मुलायम सिंह जी की या अखिलेश यादव की क्या प्रतिक्रिया थी उसको उठा देख लीजिए। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिक्रिया थी आज देख लीजिए, वही प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी दे रही विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी में। सबने एक दूसरे से ही सीखा है और सब एक दूसरे से ही सीख के बात करते हैं। राजनीति तो राजनीति की तरह ही होती है और राजनीति को राजनीति के तरह ही देखना भी है, लेकिन जो सवाल निकल के आते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन विरोध के नाम पे विरोध करना, अब सवाल जो निकल के आया है उधर से, वो सवाल महत्वपूर्ण है और कम में जवाब दीजिएगा। साहब समय का हमारे प्रतिबंध है। सवाल ये है कि एक पक्ष है सत्ता पक्ष जो कहता है योगी और मोदी ने ही सब कुछ किया है, सब अच्छा ही किया है, और एक पक्ष है विपक्ष जो कहता है योगी मोदी ने कुछ किया ही नहीं है। सही तो नहीं हो सकती दोनों बातें। बिल्कुल, योगी मोदी ने पूरे कायनात का निर्माण किया,
जोगी मोदी ने सूर्य और चांद का निर्माण किया। अब आ जाते हैं मैं मुद्दा पर। कायदे से रहिए आप। आइए आइए आइए, हमारी तरफ आइए। सबसे बड़ी बात है, भाई साहब ने कहा कि हमने 6 गन्ना मिल, कितना 6 गन्ना मिल, ये नई शुगर फैक्ट्री। 90 से पहले हम उत्तर प्रदेश का 80% जनपदों में गन्ना मिल ऑलरेडी कांग्रेस सरकार ने स्थापित कर दिया था। तमाम जनपदों में अल्मोनियम प्लांट, सीमेंट प्लांट और तमाम प्लांटों से पूरे देश 90 से पहले 90 से पहले बाद की सरकारों ने बंद कर दिया क्या? अब उसके बाद उपलब्धि भाजपा की बताते हैं। कल्याण सिंह के सरकार में गोली चली रामकोला पर, 11 किसान मारे गए। कल्याण भाजपा के सरकार में अलीगढ़ में गोली चली, तमाम किसान मारे गए। भाजपा की सरकार में इतिहास से थोड़ा आज पे भी आ जाओ, निकल। 750 किसान मारे गए। और भाजपा मैं आता गाजीपुर दिल्ली में मैं आता हूँ निकल कर, और सवाल तो पूछा जाएगा। ये जगह नहीं है, ये जगह झूठ बोलने के लिए नहीं है। कहाँ मारे गए थे? इस तरह के झूठ बोलना स्वीकार नहीं है। आप बताओ अगर देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में भोजन मिल रहा है तो कब मिल रहा है? कांग्रेस के समय में मिल रहा था क्या? आज गांव सड़क पहुंच गई है, कांग्रेस के समय पहुंची थी क्या? आज हर घर में बिजली पहुंच गई, कांग्रेस के समय पहुंची थी क्या? आज उत्तर प्रदेश में 22 घंटे बिजली आती थी, समाजवादी पार्टी के समय 3 डिस्ट्रिक्ट में आती थी। भूल गए? आंखें बंद मत करो, आंखें खोलो और आंखें खोल के बोलो। आंखें बंद करने से सूरज नहीं डूबता है। मैंने कहा ना, आंखें बंद करने से सूरज नहीं डूब जाता है। रोहित जी, सत्ता पक्ष में आप भी हैं, सवाल आप पर तक भी आता है। इनका कहना है कि 90 के पहले उत्तर प्रदेश के हर जिले में शुगर मिल थी। हमने ये भी पूछा तो कि बाद की सरकार ने बंद कर दी। बीएसपी राज में बेची गई, अखिलेश याद में बंद की गई, किसको नहीं पता है? और योगी राज में पुनः चालू की गई और उनका विस्तारीकरण हुआ, किसको नहीं पता है? अरे सिर्फ भ्रम फैलाने से थोड़ी ना हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। गन्ने किसानों को 400 रुपए दिलवाने का काम राष्ट्रीय लोकदल माननीय जयंत चौधरी जी ने किया है। गन्ना किसान रो रो के कहता था कि मुझे मेरा हक चाहिए, और योगी आदित्यनाथ ने हमारी आवाज को सुना और गन्ना किसानों को 400 रुपया दिलाने का काम किया। पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान संपन्न है आज, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल कदम रख रहा है, आलू किसान भी संपन्न होगा। पूछ लेते हैं गन्ना किसान को। हम भी लखीमपुर खीरी जिले से आते हैं, गन्ना हमारे भी परिवार के लोग करते हैं। हम ये यहाँ आपके साथ ये वाले गन्ने पैदा कर रहे हैं, अलग बात है। गन्ने का मूल्य तो 400 हो गया। अकेले लखीमपुर के अंदर 250 करोड़ रुपए गन्ना किसानों को बकाया है, और टोटल 5000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों को बकाया। हम नहीं कह रहे हैं, केंद्र सरकार का डाटा कह रहा है जो बकाया है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, एक चीनी मिल के अलावा केवल एक्सपेंशन और मरम्मत जो सरकार की परंपरागत काम है, लगातार ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद, लगातार 2-2 कार्यकाल मिलने के बाद अगर ये कहना पड़ रहा है कि हमने 5 चीनी मिलों का विस्तार किया, डूब मरना चाहिए इनको। हम कहते हैं शिक्षा। आपकी सरकार में कितनी मिले? मैं समाजवादी पेंशन हमारी सरकार मिलता था। पेंशन पे आ गया है। हम गन्ना की शिक्षा की बात, शिक्षा हमारे साथी पूछ रहे थे, 17 से 18% 2000 पे है कुछ धर्मेंद्र, 40,000 करोड़ का बजट था। लैपटॉप गन्ने पे कुछ है, और 17 उस पर मैं बता रहा हूँ। गन्ना अभी रोहित जी ने कहा कि बसपा के दौरान बेची गई, सपा के दौरान बंद की गई। गन्ना का भुगतान जो पुराना बकाया था सब हमारी सरकार में हुआ, रेट भी बचाया। और मामूली ये बताइए इन्होंने कितना रुपया बचाया पिछले 10 वर्षों की सरकार में? गन्ना किसानों का गन्ना समर्थन मूल्य कितना, जबकि वादा किए थे कांग्रेस किया। अभी ये कह रहे थे राष्ट्रीय लोक दल के प्रवक्ता महोदय, ये कह रहे थे, ये पूछ रहा हूँ, इनकी बातों का जवाब भी तो देना पड़ेगा कि मुख्तार अंसारी और फलाने के नाम ले रहे हैं। जिस हाथरस में न्याय की लड़ाई लड़ने गए जयंत चौधरी, उसी जयंत चौधरी पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ने पुलिस से उनके शरीर को रंग दिया। आप अपनी विचारधारा से समझौता करने वाले लोग हैं, विचारधारा समझौता करते हैं। मैंने पहली चीज तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। मैंने कहा था कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्ष को न्याय दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। हाँ, तो ये मुख्तार अंसारी कहाँ से आ गए? लाठी चलाया भाजपा ने, मतलब साफ है ना कि क्या न्याय दिलवाया कर लिया। आपने विचारधारा से समझौता कैसे कर लिया? हो गया ना कि योगी आदित्यनाथ ने न्याय दिलाया है इनके प्रदेश अध्यक्ष को, और ये जानते भी हैं पर ये बोलेंगे नहीं, क्योंकि जनता को तो गुमराह करके रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने आपके प्रदेश अध्यक्ष को न्याय दिलाया है। जिस हाथरस की बेटी की, दलित बेटी का न्याय की लड़ाई को लेकर के सड़कों पर उतरे राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी जी, उनको पुलिस ने पीटा।
और ये केवल सत्ता की मलाई काटने के लिए जाकर के सत्ता से हाथ मिलाए। बड़ा मसला आ गया इस मसले पर। नहीं, मैं इस मसले पर मुझे सुरेश भाई साहब के पास जाना ही पड़ेगा। भाई साहब, मसला क्योंकि उतना पुराना मैं हूं नहीं, तो कुछ चीजें मैं जबरदस्ती स्टेब्लिश करूं वो गलत हो जाएगा। मैं उतना पुराना नहीं हूं कि मुझे वो कांड याद हो, बनारस वाला, अजय राजी से संबंधित या मुख्तार अंसारी वाला। एक बात रोहित चौधरी ने दावा किया कि ये स्वीकार नहीं करेंगे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इनके प्रदेश अध्यक्ष को न्याय दिलाया। बात तो उनके प्रदेश के अध्यक्ष की नहीं है, बात तो कानून व्यवस्था की है। जो भी अपराधी उनको दंडित किया जाना चाहिए, सरकार का दायित्व है, सरकार का ये कर्तव्य है। और अपराधी दंडित हो रहे हैं, उसमें किसी के भाई को, किसी के बाप को, किसी उसको न्याय दिलाना नहीं है। ये प्रदेश सरकार का या किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कानून व्यवस्था स्थिति मजबूत करे, कानून व्यवस्था सुदृढ़ करे, किसी का अपहरण न हो, जो व्यापारी आवे, जो निवेशकर्ता उत्तर प्रदेश में आवे सुरक्षित जाएं, सुरक्षित आवें। निश्चित रूप से ये सुरक्षा उनको प्रदान की जा रही, निवेश बढ़ रहा है, इसे स्वीकार करना चाहिए। और किसी मुद्दों पर अगर सरकार असफल हो तो सरकार की आलोचना करनी चाहिए, निश्चित रूप से सरकार को घेरा जाना चाहिए। अपराधी दंडित होंगे तो सरकार को मुद्दों पर सरकार की, हाँ, अपराधी निश्चित रूप से संगठित अपराध कम हुए हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। स्पॉन्टेनियस क्राइम की बात मत करिए, स्पॉन्टेनियस क्राइम कोई कभी नहीं कम कर सकता है, स्पॉन्टेनियस क्राइम कभी कोई कम नहीं हो सकता समाज। लेकिन ये सच बात है कि जो संगठित गिरोह, जो ऑर्गेनाइज क्राइम थे, संगठित अपराध थे, उनमें निश्चित रूप से कमी आई। ये बात लेके जाता हूँ मैं, ये बात लेके आपकी बात ही लगभग इन्होंने कही है। फिर भी भाई साहब ने एक बात कही कि संगठित अपराध कम हुए हैं, स्पॉन्टेनियस क्राइम कम नहीं हो पाए क्योंकि वो तो समाज कम करता है। तो ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम कम किए आपने, माफिया को मिट्टी में मिला दिया आपने, बुलेट ट्रेन चला दी आपने, चौराहे पे यमराज खड़ा कर दिया आपने, ये अंदाज कौन सा है सरकार चला? आप बताइए ना, क्या आपको अच्छा लगेगा कि किसी की बहन बेटी उठा ली जाए उत्तर प्रदेश के अंदर और उसके बाद उसको न्याय ना मिल पाए? क्या आपको अच्छा लगेगा किसी का बच्चा उठा लिया जाए खाली इसलिए क्योंकि उसके पिता के पास थोड़े से पैसे हैं, उसने कई पीढ़ियों से कमाए हैं वो पैसे, इसलिए उठा लिया जाए? डॉक्टर उठा लिया जाते थे इसलिए खाली कि डॉक्टर की कमाई ज्यादा हुआ करती थी, तो ये क्या अच्छा लगेगा, शोभा देगा? लेकिन मिट्टी में मिला देना, बुलेट ट्रेन चला देना, यमराज खड़ा कर देना, यमराज खड़ा होना चाहिए। अब जब समझोगे नहीं, किसी की बेटी को गलत निगाह से देखोगे, तो आप बताओ यमराज नहीं खड़ा करना चाहिए तो क्या खड़ा करना चाहिए? खड़ा करो यमराज, खड़ा है यमराज, आपको दिखता है यमराज? खड़ा है यमराज। जब लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी के 4 व्हीलर से किसानों को रौंद दिया गया, तब तो यमराज नहीं दिखाई दिया। उन्नाव की धरती पर जब कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप लगा, सुन लीजिए, सच्चाई सुनिए, कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप लगा, झूठ नहीं बोला, सब सच्चाई है। सुनिए, क्या उनको यमराज मिले? हाथरस की धरती पर दलित बेटी, मैं पूछ रहा हूँ यमराज मिले या नहीं मिले? आप बेटियों की बात कर रहे हैं ना, उनकी अस्मिता की बात कर रहे हैं, तो क्या उन्नाव की बेटी नहीं है? दो मसलों पर आपने बात की, मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल ले लीजिए, मेरा सवाल कृपया ले लीजिए। आपने 2 मसले चिन्हित किए, एक लखीमपुर खीरी, मैं तो खुद ही उस जिले का हूँ, मामला उसमें भी बहुत सारी बातें आती हैं कि जंगल की जमीन, सिंचाई विभाग की जमीन, मूल मसला कुछ और था और उसके बाद मामला कोर्ट में है, सब जुडिस है। दूसरा कुलदीप सेंगर का आपने नाम लिया, वो भी मामला सब जुडिस है। हमें लगता है कोई राजनीतिक मामला उठा लो। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि तो अगर वो सब जुडिस है, आपको किसने अधिकार दिया है कि आप अपने 4 व्हीलर से किसानों को रोक दें? आप तो जज हो गए, मामला सब जुडिस। क्या हुआ? मैं पूछ रहा हूँ, हुआ क्या? जज मत बनो, कुछ राजनीतिक सवाल देखिए, पूछ लो। देखिए ऐसा दो जज जो फैसला, जब सब जुडिस है, जो न्यायालय में है मामला, उस पे आप जज हो जाओ, हम तो नहीं हो पाएंगे। सवाल पूछ सेकंड। हाँ, मोहित खान अयोध्या के रहने वाले 70 वर्ष के बुजुर्ग, उन पर केवल एक आरोप लगा, कोर्ट ने उनको बरी किया, उनके पूरे के पूरे सिस्टम को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। अजय मिश्रा टेनी के कितने सिस्टमों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया? उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर के कितने ठिकानों पर बुलडोजर चला? हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ, कितने ठिकानों पर बुलडोजर चला? ये आपका पैमाना जो है ना, ये बहुत गलत है। ये इनका तो कुलदीप सेंगर और अजय मिश्रा टेनी पर खत्म हो गया। आपको सरकार से सवाल नहीं, 2-3 महत्वपूर्ण सवाल हैं, शिक्षा पर, कानून व्यवस्था पर और किसान पर। कानून व्यवस्था पर हमको थोड़ा समझ दीजिए। कानून व्यवस्था माफिया मिट्टी, आप सुनिए तो, किसको कहते हैं? किसी भी राज्य की कानून व्यवस्था, कानून का राज हो, जहाँ फर्जी इनकाउंटर हो, कानून का राज खड़ा। आप 17 से एक भी माफिया गुंडा बदमाश नहीं है, मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश, तो रोज किसका इनकाउंटर हो रहा है? शरीफों का, उत्तर प्रदेश नागरिकों का, ये बताने का, अपराधियों का हो रहा होगा। तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश अपराधग्रस्त प्रदेश है कि इनकाउंटर रोज किसने बनाया? 17 से लेकर के किसने बनाया? आज लगातार डबल इंजन। तो यही है, और सवाल यही हम पूछेंगे कि बनाया किसने? अगर उत्तर प्रदेश में अपराध थे, आपकी सरकार बुलेट ट्रेन चला रही है, माफिया को मिट्टी मिला रही है, यमराज खड़ा कर दे रही है, ये सब तो कर ही रही है, लेकिन इनकाउंटर भी रोज हो रहे हैं। ऑपरेशन लंगड़ा, जिसको देखो वही ऐसे चला आ रहा है, क्या है ये?
अमरेंद्र भाई, उत्तर प्रदेश की जनता चाहती थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी खत्म हो। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब बहुजन समाज पार्टी आई तो उसने क्या नारा दिया कि चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर, यानी कि बसपा को लेकर आओगे तो इन अपराधियों की छाती पर चढ़कर बहुजन समाज पार्टी अपराधी खत्म कर देगी। लेकिन क्या हुआ, अतीक अहमद जाकर अब जब पेशी पर आते हैं तो डीजीपी के दफ्तर में जाकर चाय पीते हैं। अखिलेश आए तो वो क्या लेकर आए, उन्होंने डीपी यादव का टिकट काट दिया, एक बहुत बड़े माफिया का। तो संदेश गया कि अगर अखिलेश आएंगे तो अपराधी खत्म कर देंगे। लेकिन कर पाए क्या? जनता तड़प रही थी कि उत्तर प्रदेश को किसी भी तरह से माफियाओं से, अपराधियों से, गुंडों से, लफंगों से, मनचलों से दूर करना है, और ये राजनीतिक दल फेल्योर होते गए। लेकिन एक योगी आदित्यनाथ ने आकर इस पूरे उत्तर प्रदेश का भारत के अंदर परिदृश्य बदल दिया। एक योगी आदित्यनाथ ने आकर पूरे भारत में उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदला, परिदृश्य बदला, इनका कहना है। देखिए, ऐसा है, किसानों की आय दोगुनी करने का इन्होंने वादा किया था। लंबा समय नहीं है, 3 मिनट बचे। शिक्षा पे जो है 17-18% हम लोग योगी के निवेश पर, विकास के संदेश पर क्या कह रहा हूँ, निवेश तो कुछ है ही नहीं है, सिर्फ झूठे आंकड़े हैं। अलबत्ता जो है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के नाम पे इन्होंने भ्रष्टाचार किया ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। देखिए, ऐसा है कि जब इन्वेस्टमेंट आता है उसके लिए भूमि का अलॉटमेंट होता है, बेहतर नीतियों के आधार पर एमओयूज के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होती है। इनसे पूछ लेते हैं आपका, एक मिनट। उसके कारण क्या है कि जब प्रोडक्शन शुरू होता है उसके बाद रेवेन्यू जनरेट होता है। तब तक खिला उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू 8,48,000 करोड़ को क्रॉस कर गया है। ये बताता है कि 8,48,000 करोड़ को उत्तर प्रदेश का कर्ज 8 लाख करोड़ के ऊपर पार हो गया है। ये सवाल बहुत सारे हैं, सवाल बाकी हैं, और एक शो में कहां संभव है कि हम सारे सवाल ले लें। हमने कोशिश की कि सबकी बात आ जाए। देश का सबसे बड़ा प्रदेश है तो देश की सबसे बड़ी राजनीति भी यही है। जैसा कि हमारे सीनियर, हमारे स्थानीय संपादक सुरेश भाई साहब ने कहा कि 2 वर्ग बन गए हैं। एक वर्ग को मोदी और योगी का कोई काम नजर ही नहीं आता है, और एक वर्ग है जिसको सारा काम योगी और मोदी का ही नजर आता है। मुझे लगता है सही दोनों चीजें नहीं। अगर बीच के मामले को खुली आंखों से, सही दृष्टि से देखा जाए तो 24 करोड़ प्रदेशवासियों के लिए क्या हो रहा है और क्या रह जा रहा है, क्या हुआ है और क्या और होना चाहिए, क्या मिला है इस प्रदेश को और क्या और मिलना यहाँ की जनता का हक है, शायद इन सवालों के जवाब आ जाए। अब इन्होंने जो बताया आपने सुना, बाकी आप जो बताओगे वो दोबारा हम इनसे पूछेंगे। देखते रहिए FM न्यूज को। माइक ऑन है।